Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is failures and achievements of liberals. उदारवादियों की असफलताएं व सफलताएं। जैसा कि आपको पता है कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, लिबरल्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, है ना, उदारवादी और उग्रवादी। इसमें जो उदारवादी दल के नेता थे, है ना, जो उदारवादी दल था उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त करी, है ना, और किस किस रीज़न से वो फेलियर हुए, इसे हम आज 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि आपको पता है इनका टाइम पीरियड था 1885 से 1905 तक। उस समय जो कांग्रेस का नेतृत्व था, मतलब इनका लीडर था, वो कौन थे? उदारवादी लोग थे। अब इतिहास इस बात का साक्षी है, जो ये उदारवादी लोग थे ये छोटी छोटी मांगे लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाते थे और वो उन बातों की ओर ध्यान नहीं देते थे, है ना। और ये जो नेता थे उदारवादी, ये बार बार रिक्वेस्ट करने में बिलीव करते थे और उनसे बहुत बार याचना करते थे। तो इसीलिए जो इनके क्रिटिसिज्म हैं, आलोचक हैं, उन्होंने क्या करा है, इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। ठीक है, अब इसके रीज़न क्या थे, अब हम 1 बाय 1 देखेंगे ना। यू कैन सी फेलियर्स ऑफ लिबरल्स, उदारवादियों की असफलताएं का फर्स्ट रीज़न है मिसकंसेप्शंस अबाउट द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति गलत धारणा। अब आलोचकों के अनुसार जो उदारवादी थे वो सदैव अंग्रेजों के न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो न्यायप्रिय हैं, है ना, तो इस चीज़ में बिलीव करते थे। तो ये चीज़ एक्चुअल में बुरी थी, वो छोटी छोटी मांगे लेकर जाते थे और इस चीज़ की उन्होंने आलोचना की है कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में गलत सोचते थे, जो बाद में प्रूव भी हो गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य हम लोगों का भला नहीं चाहता है। नेक्स्ट वन इज़ वेस्टर्नाइज्ड, पाश्चात्य रंग से प्रभावित। जो उदारवादी लीडर थे वो पाश्चात्य रंग से रंगे हुए थे, है ना, उन्हें इंग्लिश एजुकेशन पसंद थी और पाश्चात्य संस्थाएं, जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन थी, उनका कल्चर था, वो उनकी बहुत प्रशंसक थे, उनकी बहुत प्रशंसा करते थे और वे भारत के लिए ब्रिटिश एम्पायर को एक बोन मानते थे, वरदान। ठीक है, वो क्या चाहते थे, जो ब्रिटिश लोग हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं और वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे वेस्टर्न कल्चर से और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट वन इज़ वीकनेस ऑफ मीन्स, साधनों की दुर्बलता। अब इनके जो साधन थे, मतलब इनके जो मीन्स थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे। जैसे जो उदारवादी लोग थे वो क्या करते थे, शासन को सुधारने के लिए लेटर्स वगैरह लिखते थे। तो इसको इन्होंने क्या कहा है, ये बहुत ज़्यादा वीक साधन थे और जो आलोचक थे उन्होंने इसे भीख मांगना कहा था कि वो लोग भीख मांगते हैं और बलिदान के लिए रेडी नहीं हैं, कि वो कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क का अभाव। अब इनमें जनसंपर्क का अभाव था, मतलब लोग इनके लिए इफ़ेक्टिव नहीं थे। जैसे उदारवादी बुद्धिजीवी अवश्य थे, नॉलेजेबल थे, परंतु जो सामान्य जनता है उन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सके। ठीक है, अब उसका कारण ये भी था, जो उनका आंदोलन था, मूवमेंट था, वो शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहा, इसलिए उनका ज़्यादा इफेक्ट आम जनता पर नहीं पड़ा। नेक्स्ट, लैक ऑफ विजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के दृष्टिकोण का अभाव। अब ये लोग स्वतंत्र भारत के बारे में नहीं चाहते थे। इनका मानना क्या था कि हम ब्रिटिश के कंट्रोल में ही खुद का स्वशासन चलाएं, है ना, वो ब्रिटिश से आज़ाद होना ही नहीं चाहते थे। तो आलोचकों ने इसकी इसलिए भी इन्हें क्रिटिसाइज़ किया है कि जो इनका दृष्टिकोण था, विज़न था, वो इंडिपेंडेंट इंडिया का नहीं था। तो ये थी उनकी कुछ आलोचनाएं। और हम देखेंगे इनके अचीवमेंट, सफलताएं। अचीवमेंट्स ऑफ लिबरल, उदारवादियों की सफलताएं। अब इनको आलोचकों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो सक्सेस किया उसको हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। ये बहुत दूरदर्शी थे और बुद्धिमत्तापूर्ण थे, मतलब बहुत नॉलेजेबल थे और दूर का देख लेते थे कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। ठीक है, अब इसमें आपका फर्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सन 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे उन्हीं के कोशिशों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट इसको पारित करा और प्रांतीय परिषद की संख्या बढ़ा दी एवं परिषद के अधिकारों में वृद्धि कर दी। ये उदारवादी नेताओं की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इन्हीं के प्रयासों की वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल एजुकेशन, राजनीतिक शिक्षा। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट उपलब्धि थी, ठीक है। इन्होंने जनता को राजनीतिक शिक्षा दी, है ना, जिससे जो लोग थे वो राष्ट्रीय आंदोलन, जो नेशनल मूवमेंट है, उनकी गति को और अधिक तीव्र कर सके, ठीक है। अब इन्होंने नेशनल मूवमेंट जो चलाए हैं, अब उससे क्या हुआ, लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन मिली, राजनीतिक शिक्षा मिली, राजनीति की शिक्षा कि राजनीति किस तरीके से हो रही है। तो ये भी एक इनकी उपलब्धि है। इस शिक्षा द्वारा ही ये पॉसिबल हो पाया कि जनता ने लोकतंत्र का महत्व समझा कि डेमोक्रेसी क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। और तभी आगे जाके इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। तो पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पॉलिटिकल लेवल पर लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उदारवादी लोगों ने आंदोलन करे तो जन जन तक, मतलब हर एक इंसान तक पॉलिटिकल एजुकेशन पहुंचाई गई, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल अवेकनिंग, राष्ट्रीय जागरण। अब जो उदारवादी का टाइम था उसमें राष्ट्रीय जागरण का शुभारंभ हो गया, मतलब स्टार्टिंग हो गई। उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति की प्रतिज्ञाओं एवं अनुनय विनय का मार्ग अपनाकर उन्हें राजनीतिक शिक्षा प्रदान कर एकता के सूत्र में बांधने और राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। जो उदारवादी लोग थे, इन्होंने क्या दिखाया कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भक्त हैं, है ना, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो हमारे लिए कुछ अच्छे कार्य करें, ठीक है। और उसी के बेस पर जो पूरा राष्ट्र था वो एकजुट हो पाया, इंटेग्रिटी आई और राष्ट्रीय जागरण का शुभारंभ हुआ, मतलब लोग अपने राइट्स के लिए अवेक हुए, जागे, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने ही देशवासियों को शिक्षा दी कि सांप्रदायिकता तथा प्रांतीयता जैसी संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की भावना को अपनाया जाना चाहिए। मीन्स जो हमारे अंदर ये भावना होती है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें या सिर्फ साम्राज्यवाद की पॉलिसी होनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने एरिया को बड़ा कर सकें, तो हमें इस सब से ऊपर उठकर किसकी ओर फोकस करना चाहिए कि हमें राष्ट्रीयता की भावना आनी चाहिए हमारे अंदर, मतलब नेशनलिटी आनी चाहिए कि हम अपने देश के लिए खड़े हो सकें, अपने स्वार्थों को छोड़कर हम देश के लिए खड़े हो सकें। अब ये विचार कहाँ से आया, ये उदारवादी जो हमारे लिबरल्स हैं उनकी वजह से आया, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले ये एजुकेशन दी। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द बेसिस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम के आधार का निर्माण। भारतीय स्वतंत्रता की नींव तैयार करने का श्रेय उदारवादी युग के नेताओं को ही जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले उसकी नींव तैयार करी है कि हमें अपने देश को स्वतंत्र कराना है। अब आप देखोगे जैसे स्टार्टिंग में नहीं था इनका ऐसा कुछ, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये कोशिश तो कर ही रहे थे कि ब्रिटिश लोगों से अपनी बात मनवाएं, है ना, और छोटे छोटे सुधार इन्होंने शुरू किए थे। तो हम कह सकते हैं जो भारतीय स्वतंत्रता की नींव थी वो किन्होंने तैयार की थी, वो उदारवादियों ने तैयार की थी, ठीक है। उन्होंने अपने कार्यकलापों से एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की, ऐसा बैकग्राउंड तैयार करा जिसके बेस में हम भविष्य में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर सकते थे, ठीक है। उसी के बेस पर फिर आगे जाके स्वतंत्रता के आंदोलन हुए, नेशनल मूवमेंट हुए। अब श्रीमती एनी बेसेंट ने लिखा है कि उदारवादियों ने ही हमें इस योग्य बनाया है कि हम स्वतंत्रता की मांग सरकार के समक्ष रख सकें, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे जो उदारवादी लोग थे वही गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आ रहे थे, उनकी एजुकेशन को समझ रहे थे, है ना। तो इसका बहुत बड़ा रोल है कि इन्होंने एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार करा जिसमें हम नेशनल मूवमेंट चला सकें। के.एम. मुंशी एक राइटर हैं, उन्होंने इस बारे में लिखा है, यदि पिछले 30 सालों में कांग्रेस एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में देश के राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत ना होती तो ऐसी अवस्था में गांधी जी का कोई महान आंदोलन सफल नहीं होता। मीन्स अगर उदारवादी जो ये लीडर हैं, अगर ये ऐसा राजनीतिक क्षेत्र, ऐसा पॉलिटिकल एरिया डेवलप ना करते तो जो गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि लोग एकजुट नहीं होते, उन्हें स्वतंत्रता की वैल्यू नहीं पता होती, ठीक है। उन्हें मेथड नहीं पता होते कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक्चुअल में चाहती क्या है ना। तो इस सब की जो पृष्ठभूमि है वो किसने तैयार करी है, उदारवादियों ने। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो लिबरल्स हैं उनकी स्वदेश भक्ति पर डाउट नहीं किया जा सकता और ना ही उनको कायर कहा जा सकता है कि वो लोग डरपोक हैं, है ना। उन्होंने ऐसा काम किया है
जिससे बैकग्राउंड तैयार हुआ है, ठीक है। अब कांग्रेस का जो अर्ली पीरियड है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विचाराधीन युग था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू क्लैरिफाई द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश शासन की दोष स्पष्ट करना। मीन्स जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको क्लैरिफाई किया गया, किसने करा? उदारवादी ने किया। उदारवादियों ने ही हमें बताया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसमें क्या क्या फॉल्ट्स हैं, क्या क्या उसके दोष हैं, ठीक है। अब उदारवादियों ने कांग्रेस के विभिन्न सेशन में ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों की आलोचना की जाती थी। मतलब जो उदारवादी के कांग्रेस के सेशन होते थे उसमें जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉन्ग स्टेप्स लेती थी उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि उन्होंने ये सब गलत किया है, ठीक है। अब जैसे जैसे ब्रिटिश शासन के दोष स्पष्ट होते गए, मतलब लोगों को क्लियर हो गया कि जो ब्रिटिश शासन है वो हमारे साथ क्या क्या कर रही है ना, वैसे वैसे कांग्रेस में उग्रवादी तत्वों को प्रोत्साहन मिलता गया और आगे चलकर उग्रवादी तत्व विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए खुलकर सामने आ गए। मीन्स जैसे ही हमें फॉल्ट पता चली कि एक्चुअल में दोष किसका है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उसके थ्रू ही फिर क्या हुआ, बाद में उग्रवादी दल आया, एक्सट्रीमिस्ट आए, क्योंकि उनको फॉल्ट पता चल गई कि भाई इनमें क्या क्या कमियां हैं। वरना अगर वो स्टार्टिंग में उग्रवादी दल होता तो उन्हें भी जानने में समय लगता कि इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, ये एक्चुअल में कैसे हैं, लेकिन ये सब काम उदारवादी लोगों ने ही कर दिया, ठीक है। तो इसलिए फिर उग्रवादी दल आया, ठीक है, और फिर एक ये लड़ने के लिए बिल्कुल खुलकर सामने तैयार आ गए। इस प्रकार कांग्रेस अपने आरंभिक दिनों में सरकार का एक प्रतिपक्ष बन गई, किंतु वह कोई मित्रतापूर्ण परामर्शदाता प्रतिपक्ष ना बनी, ठीक है। तो हम अगर इसका कंक्लूजन देखें तो आपको क्लियर हो गया है जो उदारवादी आंदोलन था उनमें बहुत सारी कमियां थी, वो जो लोग थे उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, है ना, लेकिन फिर भी हम उनके योगदान को नकार नहीं सकते। उन्होंने जो कुछ किया देश के लिए, उसकी स्वतंत्रता की जो नींव डाली है उसको भी हम भूल नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उग्रवादी के बारे में कि वो लोग क्या थे, कौन कौन थे, उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।